आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शक सतीश कुमार, आपने जैसा कमेंट्स बॉक्स के थ्रू हमसे पूछा है, कई बार रिक्वेस्ट किया है कि अशोका रिस्ट पे मैं वीडियो बनाऊं, तो प्रिय दर्शक, चूंकि ये कंपनी का सिरप है, मैं इस पे कोई प्रचार नहीं करना चाहती, लेकिन आपने जैसा पूछा कि ये कैसे बनता है, किन किन मरीजों को लेना चाहिए, इसमें क्या क्या कंपोजिशन होते हैं और इसकी क्या मात्रा होनी चाहिए, कितने दिन पीना चाहिए, तो मैं इस अशोका रिस्ट पे एक फोकस डालती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूं। तो अशोका रिस्ट जो सिरप है, ये बहुत ही पुराना शास्त्रीय, ये आयुर्वेदिक सिरप है। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसको बहुत रिसर्च करके बनाया गया, जैसा कि आप बहुत बड़ी कंपनियों का भी नाम जानते हैं, डाबर और वैद्यनाथ। तो ये दोनों कंपनियां इस सिरप को बनाती हैं, लेकिन इसका जो कंपोनेंट है, जो इसके कंपोजिशन है कि क्या क्या होता है, ये हमारे जो आयुर्वेदाचार्य पद्धति के लोग थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया। जैसा कि आप चाहते हैं कि मैं अशोका रिस्ट सिरप पे कुछ बताऊं, तो इसके कुछ कंपोनेंट के बारे में बताती हूँ और कैसे लेना चाहिए, क्या क्या इसमें होता है, कैसे मरीज को यूज करना चाहिए, इसकी कितनी मात्रा आप ले सकते हैं, कितने समय तक इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अशोका रिस्ट सिरप, जैसा कि नाम से आप जान रहे हैं कि अशोका ये एक वृक्ष का नाम है और इस वृक्ष के छाले से, यानी आप कह सकते हैं इसके स्टेम से ये सिरप बना होता है। तो अशोका रिस्ट का स्टेम होता है और इसमें अल्कोहल की कुछ मात्रा होती है, इसमें गुड़ होता है, इसमें हरे बहरे आंवला और चंदन, बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे आयुर्वेद की चीजें होती हैं जिनसे ये बनाया जाता है। और जो इसको वैद्यनाथ बनाती है, उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। 16 तत्व से बनाया जाता है। ये जो 16 हर्बल तत्व होते हैं, उसमें अशोका स्टेम वार्क, घताकी, अजजी, मुस्तका, सुंती, दरवी, उत्पाला शामिल है। और साथ में इसमें गुड़ डालते हैं और स्वजनित अल्कोहल 5 से 10% डालते हैं। जो हमने इसको बताया कि ये कैसे बनाया जाता है, तो यह घातकी, जीरा, नागमोथा, अदरक, दारू, हरेंद्रा और ये हरे बहेड़े आंवला, ये चंदन, ऐसे बहुत सारे चीज़ों से बनते हैं और इसमें गुड़ का इस्तेमाल करते हैं तथा साथ में इसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, जो इसको पूरी तरह से एक सिरप में कन्वर्ट करता है। अब जानना ज़रूरी है कि कैसे मरीज को देना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये यूट्राइन का सबसे स्ट्रांग सिरप होता है। ये गर्भाशय का सबसे ही ज़्यादा आयुर्वेद का ज़्यादा बिकने वाला, यूजफुल और बहुत ही कारगर सिरप होता है। इसमें जब बहुत अधिक ब्लीडिंग होती है यूट्राइन से, या पेट में दर्द होता है, ऐठन होता है, पेचिस के कुछ पेशेंट भी इसका इस्तेमाल करते हैं, बवासीर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसका इस्तेमाल महिलाएं करती हैं जो इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होते हैं। इस तरह से जो भी बीमारियां महिलाओं को होती है, जो जेनेटिक होती हैं, तो ऐसे में ये सिरप बहुत ही कारगर होता है। साथ में अगर हम देखें तो इसका जो तत्व होता है, जो इसकी तासीर होती है, जो इसका स्वाद होता है, वो बहुत अलग होता है। ये स्वाद में कसैला होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है। फाइटोसेट्रोजन होता है जो हार्मोन को बैलेंस करता है। तो ये फैटोसाइट्रोजन की वजह से ये हार्मोन के लिए बहुत ही उचित होता है, इसलिए अधिक से अधिक
इसका इस्तेमाल महिलाएं करती हैं, लेकिन ये ड्यूरेटिक्स भी होता है, ये मूत्रवर्धक होता है। जब शरीर में कहीं पर भी स्वेलिंग होती है या शरीर में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से कहीं पर भी सूजन आ जाता है, तो ये पीने से जो एक्स्ट्रा वाटर है, शरीर में पानी है, जिससे ओडिमा बढ़ रहा है या कहीं न कहीं का सूजन आ रहा है, तो इसको देने से ये पानी बाहर निकल जाता है यूरिन के माध्यम से, और जिस ऑर्गन में, जिस अंग में सूजन हो रहा है, वो सूजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां कम हो जाती हैं। महिलाओं की बात करें तो उनके यूट्रस में इस तरह की बहुत दिक्कतें आती हैं, जिनमें यूट्रस में सूजन का आ जाना, नीचे की तरफ आ जाना, या मेंस्ट्रुअल साइकिल का ठीक ना होना, या हैवी ब्लीडिंग का होना, या जो उनके पीरियड्स टाइम होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होना, टाइम से ना होना, बहुत ही ज़्यादा पेन होना, ऐंठन होना, पैरों में दर्द होना, ये बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब ये परेशानियां अधिक रहती है, तो इसकी वजह से बांझपन का होना, या देर में वो कंसीव करती हैं, वो कंसीव नहीं कर पाती। तो ये सारे चीज़ें, इसके लिए ये सिरप बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है और यूट्रस या यूट्राइन पूरी जो कैविटी है, यूट्राइन जितने भी सिस्टम है, या जो ये सारी महिलाओं की परेशानियां हैं, वो कंट्रोल होता है, तो अपने आप सब नॉर्मल हो जाता है। बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कंसेप्शन हो जाता है। क्योंकि जब रेगुलर पीरियड होगा तो आप समझ लें कि आपके यूट्रस में किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है, आपका पूरा साइकिल अगर ठीक है, तो आपका हर हार्मोन से लेकर के हर चीज़ आपका बैलेंस में है, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां तो सबसाइड होती हैं, परेशानियां भी कम हो जाती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दर्द के साथ साथ, ऐंठन के साथ साथ, कई लोग माता पिता बहुत देर में जो बनते हैं, तो इसका सेवन करने से ये बहुत जल्द रिस्पांस मिल जाता है, उनके घर में खुशियां आ जाती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस सिरप के अंदर होता है। जो बहुत बड़ी बात होती है कि भाई कोई भी दवा कितना दिन इस्तेमाल करना चाहिए, इसका डोज क्या होता है और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों, पहले हम साइड इफेक्ट पे बात कर लेते हैं कि आखिर इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। चूंकि खाना हो या दवा हो, कुछ भी हो, एक्स्ट्रा अगर आप लोगे तो साइड इफेक्ट होना है। लेकिन कुछ बीमारियों की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सुखा रिस्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे उनको दिक्कत होती है। जिनको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, जिनके सीने में बहुत ज़्यादा जलन होता है, या जिनके हाजमा सही नहीं होते, जिनको और बहुत कोई बड़ी बीमारी है जैसे कैंसर है, टीबी है, इस तरह की अगर कोई बीमारी है तो आपको नहीं लेना चाहिए। विशेष स्थितियों में अगर आपको बहुत ही लगता है तो अपने जो डॉक्टर से आप इलाज ले रहे हैं उनसे एक बार आप परामर्श जरूर ले लें, इसके बाद ही लें। और इसके साइड इफेक्ट में भी यही सारी प्रॉब्लम होती है कि हो सकता है बहुत ज़्यादा डायरिया होने लगे, या सीने में बहुत अधिक जलन होने लगे, चेस्ट पेन होने लगे। ये सारी चीज़ें इसके साइड इफेक्ट में आते हैं। अब जानना ये ज़रूरी है कि ये कितना डोज लेना चाहिए पर डे और कितने दिन लेना चाहिए। तो दोस्तों 25 से 30 ml पर डे इसकी डोज होती है, लेकिन ये एक यंग पर्सन के लिए है। अगर आप छोटे बच्चियों को देना चाहते हैं तो 14 साल से अगर नीचे बच्चियां हैं तो उनकी उम्र के हिसाब से ये सिरप दिया जाता है। अगर ये 14 साल के ऊपर है और ये 20 साल के नीचे हैं तो इनको आप पर डे 20 ml, 15 से 20 ml दे सकते हैं। लेकिन एक जो यंगस्टर ग्रुप है, जो नवयुवक लोग हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, तो इनका जो डोज होता है वो 25 ml से 30 ml होता है। अब ये 25 से 30 ml कैसे लेना चाहिए, तो इसको जरा ध्यान से आप सुनिए। ये जो सिरप आप ले रहे हैं, पहले आप अपनी शीशी को पूरी तरह से हिलाए, चेक करिए। इसके बाद
आप 10 या 15 ml अगर सिरप ले रहे हैं तो गुनगुना पानी भी ले लीजिए। आप उतना गुनगुना पानी लीजिए जितने में आप अच्छे से इस सिरप को डाइजेस्ट कर सके, क्योंकि ये थोड़ा कसैला होता है, इसलिए डायरेक्ट अगर आप इसको पीते हैं तो आपको उल्टी आ सकती है, या आप का जो सीने में जलन हो सकता है, या आप जल्दी उसको निगल नहीं सकते हैं। तो इस कारण से आप इसको थोड़ा वार्म वाटर ले लें और उसमें आप डाल लें। तो अगर आप 50-50 का रेशियो रखते हैं तब भी ठीक है। अगर आप 50 और 25 का रेशियो रखते हैं, मीन्स आप 25 पानी रखते हैं और आप 75 ml अगर आप सिरप रखते हैं तब भी आप इसको ले सकते हैं। अच्छा, इसको लेना कितना दिन चाहिए? तो दोस्तों, इसको लेने के लिए जो इसकी अवधि है, जो इसकी सीमा है, वो 3 महीने की है। 3 महीने आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर के अंडर में ले रहे हैं, कंसल्ट करके परामर्श के दौरान ले रहे हैं, तो आपको वो डॉक्टर बता देंगे कि अभी आपको लेना है या नहीं लेना है। तो ये सारी चीजें हो गई कि आपको कब लेना है, कैसे लेना है और कितने दिन तक लेना है। दोस्तों, आगे हम चलते हैं कि क्या इस सिरप को किसी बीमारी में या पुरुष के लिए भी दिया जा सकता है? तो हाँ, जरूर दिया जा सकता है। जिसको भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जैसे आप जानते हैं कि पाइल्स में ब्लीडिंग डिसऑर्डर होती है, पेचिस में ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं, तो ऐसे किसी भी पेशेंट को आप दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करके ले लें, क्योंकि उनकी डोज उस बीमारी के अनुसार चलेगी और जैसे वो डॉक्टर बताते हैं आप ये सारी दवा लेते हैं, सिरप लेते हैं, तो आप ठीक हो सकते हैं। अब किसको नहीं लेना चाहिए? तो ये भी बहुत जरूरी है। जो माताएं दूध पिला रही हैं बच्चों को, उनको नहीं लेना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनको सिरप ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे दिक्कतें हो सकती हैं, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, एब्डोमेन पेन हो सकते हैं, मरोड़ हो सकते हैं, इस तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए ऐसे लोगों को अशोका रिस्ट लेने से मना किया जाता है। तो प्रिय दर्शक सतीश कुमार जी, मुझे उम्मीद है कि मैंने अशोका रिस्ट पे जितना आप जानना चाहते थे, मैं सारा फोकस डाल चुकी हूँ। अगर और भी कुछ इसमें छूट रहा है या आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के द्वारा ज़रूर पूछ सकते हैं कि और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। और मेरे जितने भी और दर्शक हैं, आप भी अपनी जो क्वेरी है, जो आपके क्वेश्चन है, या कुछ ऐसा वीडियो आपके भी लाइफ के लिए आवश्यक है, आपके परिवार में कोई ऐसे बीमारियों से ग्रसित है जिसके लिए आप कंफ्यूज हैं या कुछ जानना चाहते हैं, तो ज़रूर आर मौर्या को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और साथ में दोस्तों, कमेंट बॉक्स के थ्रू आप ज़रूर हमसे सवाल पूछें। मैं आपके सवालों का जवाब वीडियो के थ्रू दूंगी और हमेशा आपके थैंक्सफुल रहूंगी। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत